हेलो स्टूडेंट्स, करंट टॉपिक हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही चल रहा है। कंप्यूटर सिस्टम में पार्ट 1 में हमने देखा था कि उसका ब्लॉक डायग्राम या एक आइडियल आर्किटेक्चर क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा था सीपीयू के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फिर हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी डिस्कस किया था और उसकी वर्किंग को भी देखा था। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहले समझते हैं बेसिक कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग। हमें ये पता है कि डेटा को प्रोसेस करने से पहले उसको मेमोरी में स्टोर करना ज़रूरी होता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी। Whenever we talk about the memory of a computer, we usually talk about the main और प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी का मतलब ही होता है मेन, यानी कि इम्पॉर्टेंट। The secondary memory, also called storage device, is used to store data, instructions and results permanently for future use. A computer system uses binary numbers to store and process data. कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए बाइनरी डिजिट्स का यूज़ करता है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, और इन्हें हम 0 और 1 को बिट्स भी बोलते हैं, जो कि बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी बनाते हैं। द बिट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स, और इनको अगर हम इन बिट्स को ग्रुपिंग कर दें इनकी, तो ये वर्ड्स भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल अ 4 बिट वर्ड, जो 4 बिट वर्ड है वुड बी समथिंग लाइक दिस 1001, और मे बी 1010 और 0010। तो जैसे कि ये टोटल 4 डिजिट्स हैं जो कि 0 और 1 के फॉर्म में हैं, टोटल 4 हैं, इसलिए 4 बिट वर्ड फॉर्म हुए। तो यही बेसिकली मेमोरीज क्रिएट करते हैं। अ 4 बिट वर्ड इज समटाइम्स टर्म एज निब्बल। सो 4 बिट वर्ड को हम निब्बल भी कहते हैं। सो 2 निब्बल कितना हुआ, 8 बिट के बराबर हुआ। 8 बिट को हम बाइट भी बोलते हैं। सो बाइट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म बिगर चंक्स और यूनिट्स ऑफ मेमोरी। 8 बिट वर्ड could be something like this 01000110। सो यहाँ पे टोटल 8 डिजिट्स हैं जो कि 0 और 1 के फॉर्म में हैं, तो इसलिए 8 बिट वर्ड फॉर्म हुआ। तो ये भी सेम मेमोरी की यूनिट्स बनाएंगे। अब हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन की। यूनिट्स क्या होती है? अ फिक्स्ड अमाउंट और नंबर यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। एक फिक्स्ड नंबर होता है जो कि किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड मानते हैं हम। फॉर एग्जांपल लेंथ इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, जनरली मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है और मीटर इसकी यूनिट है लेंथ की। मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज और स्मॉल अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ एज़ कम्पेयर टू बेसिक रेफरेंस क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। अगर हम एक एग्जांपल ले हाइट को मेज़र करने का फुट में, और हम जानते हैं कि 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंचेस होता है, तो यहाँ जो इंच जो है वो बेसिक रेफरेंस यूनिट हो गई एक नापने की हाइट को। सो यहाँ वो यही डेफिनेशन यही कह रहा है कि हाउ लार्ज और स्मॉल अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ एज़ कम्पेयर टू बेसिक रेफरेंस क्वांटिटी। सो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है? इट एनालाइजेज द अमाउंट ऑफ डेटा वी हैव इन मेमोरी। इसलिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि हम हमारे मेमोरी में कितना डेटा है उसको एनालाइज कर पाए। अब आपके सामने एक टेबल आएंगी, वो टेबल में हम देखेंगे यूनिट्स कौन कौन सी होती है और उसको कैसे मेज़र करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। सबसे पहले किलोबाइट, 1 KB को 1024 बाइट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ किलो है तो 1 किलो इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1000, तो यहाँ 1000 बाइट्स क्यों नहीं हुआ, 1024 क्यों हुआ? तो वो इसलिए क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम में जो कंप्यूटर है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करता है बजाय कि डेसिमल का, तो इसलिए 1024 बाइट्स आया। फिर मेगाबाइट, 1 MB को 1024 KB। अब आप नोटिस कीजिए कि कैसे 1024 जो MB है ये बेसिकली उसकी प्रीवियस यूनिट मिलाकर बन रहा है। मतलब जैसे कि 1024 KB बराबर 1 MB बन रहा है, 1024 बाइट्स मिलाकर 1 KB बना। ऐसे ही 1 गीगाबाइट होगा 1024 मेगाबाइट, ऐसे ही टेराबाइट होगा 1024 गीगाबाइट। ये आपके सामने एग्जाम्पल्स आ होंगे। पेन ड्राइव के 16 GB है, ये 4 GB है, डेटा का स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये। देन पेटाबाइट भी है, 1 PB इक्वल्स टू 1024 TB है,
1 एक्साबाइट इक्वल्स टू 1024 पेटाबाइट है, 1 जेट्टाबाइट इक्वल्स टू 1024 एक्साबाइट है, 1 योट्टाबाइट इक्वल्स टू 1024 जेट्टाबाइट है। अकॉर्डिंग टू वेंडर स्पेसिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो कंपनीज स्टोरेज डिवाइसेस बनाती है या मैन्युफैक्चर करती है वो डेटा के स्टोरेज को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। तो अकॉर्डिंग टू देम मतलब 1 MB इज़ डिफाइंड एज 1 मिलियन बाइट्स एंड 1 GB इज़ डिफाइंड एज 1 बिलियन बाइट्स। सो हम ये जानते हैं कि 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है और 1 बिलियन जो है वो 100 करोड़ के बराबर होता है। तो अगर हम ये ऐसा कहें कि 10 लाख बाइट्स बराबर मिला दे तो एक MB बनेगा या 100 करोड़ बाइट्स बराबर 1 GB बनेगा। तो ये सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है हमारी, ये हम एक्चुअल में रियल में इसको ऐसा यूज़ नहीं करते, पर ये वेंडर्स के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। तो इससे क्या होता है कि एक एनोमली क्रिएट होती है। वो क्या होता है, वो ये होता है कि अगर आप मार्केट से 10 GB का जो पेन ड्राइव है वो परचेस करते हैं तो डेसिमल स्केल में अगर उसको हम वो स्टोर करने जाए या देखें उसका जो क्वांटिटी, तो वो दिस मच बाइट जो है वो स्टोर करेगा। लेकिन बाइनरी सिस्टम में वो इतना करता है। सो एज अ रिजल्ट इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग 10 GB योर कंप्यूटर विल एक्नॉलेज 9.31 GB। सो ये ऐसा होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप जितनी की पेन ड्राइव लाएँ और अगर कंप्यूटर में आप देखें उसे तो वो थोड़ा कम ही बताएगा। तो ये जो है ये मेल फंक्शन नहीं है, कोई मतलब कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है इस तरीके से कि वो आपको शो कर रहा है। ये बेसिकली एक गलत रिप्रेजेंटेशन है जो कि जो वेंडर्स है वो डेसिमल का यूज़ कर रहे हैं बजाय कि बाइनरी के। अब हम कैलकुलेशंस देखेंगे कि डेसिमल में कैसे कैलकुलेट होता है और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं। तो डेसिमल में हम जो बेस है वो 10 लेते हैं, पावर्स ऑफ 10, क्योंकि जो स्केल होती है वो 10 की होती है और बाइनरी में बेस 2 होता है। अब डेसिमल में 10 हमारा बेस है, उसकी पावर में 1 कितना होगा 10, 10 की पावर 2 कितना होगा 10 × 10, 10 की पावर 3 होगा 10 × 10 × 10, 10 की पावर 6 दिस मच। अब बेस 2 लिया तो 2 की पावर 1 होगा 2। अब 2 क्यों आया, ये 2 आया है बाइनरी से। बाइनरी क्या होता है 0 और 1, तो 0 और 1 ये 2 डिजिट्स हैं, इसलिए 2 हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं बेस 2। तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 हो गया। ऐसी 2 की पावर 10 क्या हो जाएगा 1024 हो जाएगा। 2 की पावर 20 क्या हो जाएगा 1024 × 1024 हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ से वैल्यूज़ निकल के आई है। ये 1 KB हम जो बोल रहे थे 1024 बाइट्स है, ये 1024 क्या है 2 की पावर 10 है। तो फिर MB क्या हो जाएगा 2 की पावर 20 है, क्योंकि 1024 × 1024। 1 GB क्या है 2 की पावर 30, 1 TB 2 की पावर 40। सो ये आपको समझ में आ रहा होगा ये कहाँ से आया, ये वैल्यूज़ यहाँ से आ रही है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। इसमें कंप्यूटर सिस्टम में 3 मेमोरीज होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है कैश मेमोरी और तीसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एसेंशियल कंपोनेंट होती है कंप्यूटर सिस्टम का और इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स रैम एंड रोम। और कैश मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी होती है प्लेस्ड बिटवीन CPU एंड प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंटली, इसलिए वो नॉन वॉलेटाइल है। अब हम समझते हैं पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो ये आपको जो इमेज दिख रही है ये एग्जैक्टली ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम में होती है मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। बिफोर प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी। चूँकि ये मेन मेमोरी होती है इसलिए कोई भी प्रोग्राम या डेटा को प्रोसेस करने से पहले उसको प्राइमरी मेमोरी के थ्रू ही लोड होना होता है। CPU interacts directly with the primary memory to perform read or write operations. It is of 2 types. ये 2 टाइप की होती है RAM and ROM, and RAM stand for random access memory और ROM means read only memory. Then comes RAM. Random access memory is a volatile memory. Volatile का मतलब क्या हुआ कि वो जो डेटा है वो तब तक ही रिटेन कर सकता है जब तक कंप्यूटर का जो स्विच है, जो पावर है वो ऑन है। अगर वो ऑफ हो गया तो उसका डेटा नहीं रहेगा। सो इट रिटेन्स द डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर, स्टोर्स द डेटा टेम्पररीली। ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू रैम।
रैम इज़ फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। अब रैम सेकेंडरी स्टोरेज से फास्टर है, इसीलिए प्रोग्राम और डेटा जो है रैम के थ्रू ही लोड होते हैं, तो वो इसीलिए फास्टर एक्सेस होता है उनसे, रैम से। देन रोम, रीड ओनली मेमोरी, is a non-volatile memory. Non-volatile is the exact opposite of volatile. It retains the contents even if power supply is switched off. Stores data permanently. Example, the startup program bootloader that loads the operating system into primary memory is stored in ROM. अभी हम अगले इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे बूट लोडर का वर्क क्या होता है और कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होता है जैसे ही आप कंप्यूटर का पावर स्विच ऑन करते हैं। सो बेसिकली ये आपके सामने एक इमेज आ रही है, ये रैम है, ऐसी एग्जैक्टली कंप्यूटर सिस्टम में होती है। देन ये है रोम। अब होता क्या है कि ये रोम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करते हैं, लोड करते हैं। चूँकि रोम एक परमानेंट डेटा स्टोरेज है, इसलिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को रोम के अंदर लोड करना ज़रूरी है हमको। तो ये है बूट लोडर। बूट का मतलब होता है बूटिंग करना, मतलब चालू करना, स्टार्ट करना किसी प्रोसेस को। तो अब ये बूट लोडर क्या करता है कि जो रोम है इससे ये एक्सेस करेगा इस ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। और बूट लोडर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। तो ये रोम से फेच करता है ओएस के डेटा को, उसके कंटेंट्स को। देन ये रैम मेमोरी में लोड कर देता है, जिससे कि जो रैम होता है ये उस ओएस को फेच कर देगी फास्टर एक्सेस के लिए। सो बेसिकली बूट लोडर जो है ये रैम और रोम के बीच में सीक्वेंस कंट्रोल का काम कर रहा होता है। बट ये प्रोसेस जो है ये इतनी ईजी नहीं होती है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और भी बैकग्राउंड में हो रही होती है, जिसका अभी जानना हमारे स्कोप से बाहर है। पर हम अगर टेंटेटिव या थोड़ा ये समझना चाहे कि एक ओएस जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है आपके कंप्यूटर पे, तो ये आप समझ सकते हैं कि रोम के अंदर उसको स्टोर होना ज़रूरी है। और वो बूट लोडर जो है वो उसको फैच करेगा ओएस के कंटेंट को। देन रैम के अंदर चूँकि फास्टर मेमोरी है इसलिए उसके अंदर लोड करके देन रैम उस ओएस को एग्जीक्यूट कर देगी। सो सीक्वेंस कंट्रोल करना बूट लोडर का काम होता है। देन सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज़। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसलिए परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकती है। लार्जर कैपेसिटी होती है प्राइमरी मेमोरी से, स्लोवर बट चीपर देन द मेन मेमोरी। स्लो होती है स्पीड में पर कॉस्ट में चीपर होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव इसके एग्जांपल्स हैं। आजकल तो जो एसएसडीज होती है वो फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करती है, की कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी खासी होती है और कॉस्ट भी चीपर है। देन कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी में ये आपके सामने जो ये एक प्रोसेसर है, इसकी इमेज आ रही होगी, इसमें जो ये जो दो बॉक्सेस है ये एग्जैक्टली यही कैशे मेमोरी होती है। ये कैशे इज़ अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी। दिस इज़ डन टू स्पीड अप द ऑपरेशंस ऑफ द सीपीयू। ये सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में अटैच होती है। चूँकि ये बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है तो ये सीपीयू के ऑपरेशंस को स्पीड अप करने के काम आती है। It stores the copies of the data from frequently accessed primary memory locations। तो क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम है वो प्राइमरी मेमोरी से उसको फ्रीक्वेंटली अगर एक्सेस होना है तो वो कैशे क्या करता है कि उसकी कॉपीज़ क्रिएट कर लेता है प्राइमरी मेमोरी के थ्रू, जिससे कि क्या होता है कि उसका जो एवरेज टाइम है वो कम हो जाता है उस पर्टिकुलर डेटा या एप्लीकेशन को एक्सेस करने में। When the CPU needs some data, it first examines the cache। तो CPU को जब कोई प्रोग्राम या डेटा चाहिए होता है तो वो पहले एक कैशे में सर्च करती है। अगर कैशे मेमोरी वो मिल जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज़ वो प्राइमरी मेमोरी से फैच करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम माइक्रो प्रोसेसर्स का कवर करेंगे और हम ये भी देखेंगे जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स और कुछ टर्मिनोलॉजीज समझेंगे जैसे कि क्लॉक स्पीड्स, कोर्स रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर्स। और हम इसी के साथ अगला टॉपिक भी चालू करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।